नमस्कार दोस्तों, प्रताप क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन हो। अपने जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं वो सब्जेक्ट अपना रहेगा ज्योग्राफी। कौन सा सब्जेक्ट रहेगा अपना? तो वो रहेगा ज्योग्राफी सब्जेक्ट। किसी भी कंपटीशन के लिए प्लस आने वाले जितने भी एग्जाम हैं अभी, जैसे एसआई का है, सेकंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से काम करेगी अपनी ज्योग्राफी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी विषय को पढ़ने के लिए अपने पास में उसके पॉइंट्स होने बहुत जरूरी है। पॉइंट टू पॉइंट बात करते चलेंगे। जैसे सबसे पहले एक नंबर पॉइंट हमारा पास में है कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट का ओरिजिन कैसे हुआ, यानी ज्योग्राफी सब्जेक्ट का उद्गम कैसे हुआ, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा पहला। दूसरा जो हमारा पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा कि इसी ज्योग्राफी सब्जेक्ट में विचारक या आप कह सकते हो वैज्ञानिक, कि किस किस वैज्ञानिकों की भूमिका हमारे ज्योग्राफी सब्जेक्ट में रही होगी। उसके बाद हमारे पास 3 नंबर जो पॉइंट रहेगा वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि अध्ययन की दृष्टि से ज्योग्राफी के पार्ट, कौन सी दृष्टि से? अध्ययन की दृष्टि से ज्योग्राफी के जो विभाजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और 4th नंबर पॉइंट हमारा रहेगा वो फिर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि ये जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है हमारे पास, ये जो जियोग्राफी सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के रूप में आगे कैसे बढ़ा, आगे बढ़ा। ये 4 पॉइंट लेकर अपने चलेंगे। सबसे पहले अपने पास में जो पॉइंट है वो आपके पास से देखो कौन सा पॉइंट है हमारा। सबसे पहले वो पॉइंट है कि ओरिजिन कैसे हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका उदय कैसे हुआ। ओरिजिन में इधर आप देखना कि जो हमारी ये ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी शब्द जो है, ये शब्द यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना है। 2 शब्दों से बना है। इस पॉइंट को जरूर ध्यान रखना कि ओरिजिन कैसे हुआ, उसी में हमने पढ़ते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि ये जो ज्योग्राफी शब्द है हमारा, इसका ओरिजिन यूनानी भाषा के 2 शब्दों से हुआ है। और वो 2 शब्द देखो कौन से हैं। एक तो हमारे पास में है जियो, एक तो हमारे पास में कौन सा है, देखो जियो, और दूसरा है हमारे पास में ग्राफी। अब जियो का अर्थ जो हमें मिला है वो मिला है पृथ्वी से, और ग्राफी का अर्थ जो हमें मिला है वो अर्थ मिला है वर्णन से। अब आपको पता चल गया कि ये जो ज्योग्राफी शब्द है इसका अर्थ हमारा क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो ये था हमारा ओरिजिन, ज्योग्राफी शब्द का उदय, ज्योग्राफी शब्द का मूल। तो देखो ज्योग्राफी शब्द यूनानी भाषा के शब्द से बना है। यूनानी भाषा के भी 2 शब्दों से बना है, जियो यानी पृथ्वी और ग्राफी यानी वर्णन। तो ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन। यूनानी न आए तो आप क्या लिखोगे, वहां पर ग्रीक लिखोगे। ध्यान रखना कि ग्रीक भाषा का शब्द है ये ज्योग्राफी। ग्रीक आप जानते हो कि वर्तमान का ग्रीस देश, जो यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, ग्रीस देश, जिसकी राजधानी एथेंस है, जिसकी मुद्रा जो है वो यूरो है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान देना। ये तो था हमारा पहला पॉइंट, यानी ज्योग्राफी का उदय, ज्योग्राफी का उद्गम, ये हुआ कंप्लीट। सेकंड पॉइंट पे देखते हैं अपने। दूसरा जो अपना पॉइंट आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है ज्योग्राफी के विचारक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट हमारा। कौन सा है? सेकंड पॉइंट है, क्या है? ज्योग्राफी के विचारक, या आपने पढ़ते हैं वैज्ञानिक। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये मूल है, ध्यान रखना।
विचारक और ज्योग्राफी के वैज्ञानिक, किस किस व्यक्तित्व ने इस भूगोल के अंदर कार्य किया है? तो सबसे पहले विचारक में हमारे पास में जो है वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा ये है कि विचारक नंबर 1 कौन सा है। तो विचारक नंबर 1 हमारे पास में है, ध्यान रखना, हिकेटियस। देखते रहना कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हिकेटियस, यश का नाम एक शब्द उठाना आप, कि यश कहते हैं जस को। तो जस, पीरियो और डस, ये पुस्तक है इनकी। हिकेटियस की पुस्तक कौन सी है? हिकेटियस, यस यानी जस, जस पीरियोडस नाम की पुस्तक जो है वो हिकेटियस की। और ज से देखो क्या हो गया, यहां देखो कि ज से हो गया जनक। अब ये किसके जनक है? ये भूगोल के जनक है, तो ये भी ध्यान रखना, ये भूगोल का जनक हो गया। जय फॉर जनक, जनक यानी भूगोल का जनक, तो भूगोल का जनक हिकेटियस को कहा गया है। इनकी पुस्तक कौन सी है? जस पीरियोडस नाम की पुस्तक है। तो ये तो पहला विचारक था। 2 नंबर इंपॉर्टेंट विचारक देखो कौन सा है, वो है हमारा इरेटोस्थनीज। ध्यान रखना कौन सा है? इरेटोस्थनीज। इस पर जरूर ध्यान देना कि 2 नंबर का इंपॉर्टेंट विचारक हमारा कौन सा है? इरेटोस्थनीज है। कैसे याद करोगे? ज को उठाओगे, यहां पर आपने यस को उठाया, यहां पर ज, ज यानी जियोग्राफी का, जियोग्राफी का शब्द दिया इन्होंने। जियोग्राफी का शब्द जो दिया है वो इरेटोस्थनीज ने दिया। अब इसी में से निकालो टोस, कि टोस क्यों होती है? टोस होती है व्यवस्था बनाने के लिए। टोस किस लिए होती है? व्यवस्था बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा गया, व्यवस्थित भूगोल का जनक। इन पॉइंटों को लिखते जाना। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन से हो गए? तो व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हो गए। पुस्तक कौन सी है? ज्योग्राफी का शब्द देता है। और हिकेटियस, यस जस पीरियोडस नाम की किताब। 2 बड़े विचारक हो गए। तीसरा इंपॉर्टेंट विचारक देखो कौन सा है, वो है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम का बहुत इंपॉर्टेंट है ये विचारक। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम का विचारक फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां आपको कुछ नहीं करना, ए का अर्थ होता है आधुनिक भूगोल। ध्यान रखना, आधुनिक भूगोल। और ये हो गया आपका आधुनिक भूगोल का क्या हो गया? जनक हो गया। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट हो गया। इसके बाद आप क को निकालोगे, अलग में क को निकालोगे, क का अर्थ हो गया कोस्मोस नाम की इनकी पुस्तक है। कोस्मोस नाम की इनकी पुस्तक है, बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पुस्तक कोस्मोस नाम से। फिर आप निकालोगे अलेक्जेंडर, ज का अर्थ है, इन्होंने एक शब्द दिया था जलवायु विज्ञान। जलवायु विज्ञान शब्द जो है वो इन्होंने दिया था, इसीलिए जलवायु विज्ञान के जनक है ये। उसके बाद जे का अर्थ एक और निकाला कि ये जर्मन के निवासी थे। ये कहां के थे? तो जर्मन के थे। 3 बड़े विचारक देख लिए हमने, हिकेटियस, इरेटोस्थनीज देख लिया, और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम से भी हमने विचारक देख लिया। उसके बाद हमने देखो 3 हो गए, आगे ध्यान रखना। ज्योग्राफी का चौथा विचारक जो हमारे पास में है वो सबसे इंपॉर्टेंट फिर आ गया एक। हमारे पास भूगोल को पढ़ने के लिए 3 बातें होनी बहुत जरूरी है। एक तो ग्लोब होना बहुत जरूरी है, एक हमारे पास विश्व का मैप होना बहुत जरूरी है, एक हमारे पास भारत का मानचित्र भी होना बहुत जरूरी है। तो 4 नंबर हमारा है कि ग्लोब के निर्माता कौन है। ग्लोब निर्माता बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब ग्लोब निर्माता पूरे ग्लोब में माटी है, तो मार्टिन बेहम नाम का व्यक्ति है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट विचारक है मार्टिन बेहम। ये हो गए मार्टिन बेहम, ग्लोब के निर्माता। दूसरा एक ध्यान रखना कि ये जो ग्लोब शब्द है
ये जो ग्लोब शब्द है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ध्यान रखना। लैटिन भाषा के ग्लोबस से बना है। किससे बना है? ग्लोबस से। लैटिन भाषा के ग्लोबस से हमारे पास में ग्लोब शब्द आया। पूरे ग्लोब में माटी माटी है। मार्टिन बेहम जो कि ग्लोब के निर्माता हो गए। उसके बाद हमारे पास 5 नंबर इंपॉर्टेंट जो है वो है मैप निर्माता, यानी विश्व मानचित्र के निर्माण करता। विश्व मानचित्र निर्माता बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, यानी ग्लोब के बाद मैप निर्माता। मैप में अ आ रहा, एस ध्यान रखना, कौन हो जाएगा? अनेगसीमेंडर हो जाएगा। अनेगसीमेंडर ने विश्व मानचित्र का निर्माण करवाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी पॉइंट। उसके बाद हमारे पास 6 नंबर जो वैज्ञानिक है वो फिर इंपॉर्टेंट है कि भारतीय मानचित्र किसने बनाया होगा? फिर भारतीय मैप निर्माता, भारत का मानचित्र बनाने वाले व्यक्ति। से क्या निकालोगे कि भारत में मानचित्र बनाने की जो विधि है वो अरबी लाए थे। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये पॉइंट भी, यानी भारत में मानचित्र बनाने की विधि कौन लाए थे? तो अरबी लाए थे। भारत में मानचित्र बनाने की विधि, भारत में मानचित्र बनाने की विधि, मानचित्र बनाने की विधि कौन लाए? तो अ का मतलब हो गया यहां पर अरबी लाए थे। भारत में मानचित्र बनाने की विधि कहीं अरबी लाए थे, यानी अरबी। अब एक और पॉइंट हो गया इधर आपके पास में, फिर मानचित्र बनाया किसने था भारत का? फर्स्ट मैप इन इंडिया का निर्माण किसने करवाया था? तो एनविले महोदय, ध्यान रखना। एनविले जो महोदय जी थे, एनविले महोदय ने 1752 के तहत भारत का फर्स्ट मैप बनाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अ का अर्थ हो गया अरबी। भारत में मानचित्र बनाने की क्या लाए थे? जानकारी लाए थे, विधि लाए थे। यहां एक का मतलब हो गया अनेगसीमेंडर कहीं ना कहीं विश्व मैप निर्माता है। यहां ग्लोब में माटी माटी है। मार्टिन बेहम जो है वो ग्लोब के निर्माता है। यही मैं एक पॉइंट और बता दूं आपको, वो फिर इंपॉर्टेंट है। यहां बता दूं मैं आपको कि जो भारत का मानचित्र है, भारत का जो मैप है, विश्व मानचित्र में किसने दर्शाया? ये इंपॉर्टेंट है। भारत का मानचित्र विश्व मैप में, भारत का मानचित्र विश्व मानचित्र में दर्शाया तो किसने दर्शाया? बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। तो दर्शाया इंपॉर्टेंट हो गया, किसने बताइए? तो टोलमी ने दर्शाया था। कितने हो गए? 7 वैज्ञानिक हो गए हमारे पास में। 4 नंबर ग्लोब, 5 नंबर विश्व मैप, 6 नंबर भारतीय मैप और 7 नंबर भारतीय मानचित्र को विश्व मानचित्र के अंदर जिस व्यक्ति ने दर्शाया था उसका नाम टोलमी है। यानी 7 वैज्ञानिक यहां बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। आगे देखिए, अब हमारे पास में 2 ब्रांचें हैं, 2 शाखाएं हैं। किनकी? भूगोल की बड़ी 2 शाखाएं हैं और 2 हमारे पास में छोटी शाखाएं हैं। तो 4 शाखाओं को हम यहां पढ़ेंगे। एक तो हमारे पास में है भौतिक भूगोल, ध्यान रखना। ये ब्रांच बड़ी इंपॉर्टेंट है, भौतिक भूगोल नाम से। भूगोल शब्द का अर्थ क्या हो गया? तो ध्यान रखना, भूगोल जो है वो भू प्लस गोल से बना है। भू प्लस गोल से बना है, यानी गोलाकार पृथ्वी इसका अर्थ हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? गोलाकार पृथ्वी इसका अर्थ हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया कि गोलाकार पृथ्वी भूगोल शब्द का अर्थ है। उसके बाद हमारे पास में यहां पर भौतिक भूगोल के जो वैज्ञानिक है, पहले देखो भय कौन सी लाइन में आता है? पे वाली में। तो पोलिडोनियस। पोलिडोनियस जो है वो कहीं ना कहीं भौतिक भूगोल के जनक के फादर है, ध्यान रखना। पोलिडोनियस भौतिक भूगोल के जनक है। पोलिडोनियस ऑप्शन में नहीं हो तो आप क्या करोगे? तब आप करोगे इरेटोस्थनीज करोगे।
इरेटोस्थनीज पहले आप पढ़कर आए हो, जिन्होंने जियोग्राफी का नाम का वर्ड दिया था, जो व्यवस्थित भूगोल के जनक थे, क्योंकि टोस इसीलिए हुई थी व्यवस्था को बनाने के लिए। तो पोलिडोनियस जो कि इनके जनक हो गए भौतिक भूगोल के। एक और हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है, शाखा है, उसका नाम क्या है, तो ध्यान रखना, अगली हमारी शाखा है मानव भूगोल। इस मानव भूगोल के जनक कौन है, तो मानव को हम फ्रेंड बनाएंगे, इसीलिए हम कहते हैं फ्रेडरिक रेटजेल है यहां पर। फ्रेडरिक रेटजेल नाम के वैज्ञानिक जो है वो मानव भूगोल के जनक है। इनकी पुस्तक इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी एक पुस्तक, उसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ध्यान रखना, एंथ्रोपो जियोग्राफी नाम की किताब पुस्तक जो है वो इन्हीं की है, ध्यान रखना, फ्रेडरिक रेटजेल की। आप जानते हो कि फ्रेडरिक रेटजेल मानव भूगोल के जनक है। एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मानव भूगोल का अध्ययन कहलाता है, एंथ्रोपो ज्योग्राफी जो है वो इनकी पुस्तक है मानव भूगोल की। क्लास को अधिक शेयर करना यदि आपको क्लास में कुछ इंटरेस्ट है तो, और अपने विधिवत तरीके से ही क्लास को पढ़ते रहेंगे। दो अन्य वैज्ञानिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दार्शनिक दो अन्य विचारक बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो ध्यान रखना, सांस्कृतिक भूगोल के जनक, सांस्कृतिक भूगोल के जनक यहां इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है वो है गणितीय भूगोल के जनक। गणितीय भूगोल के जनक बड़े इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो सांस्कृतिक भूगोल और एक गणितीय भूगोल। सांस्कृतिक में स है तो ध्यान रखना, इसमें कौन है, इसमें है कार्ल आसावर। सा सांस्कृतिक, सा सावर, कार्ल आसावर। गणितीय, गणित यानी मैथ, मैथ यानी थेल्स। यदि थेल्स ऑप्शन में नहीं हो तो आप करोगे गणितीय भूगोल के जनक अनेगसी मेंडर है, ध्यान रखना, ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया। थेल्स, अनेगसी मेंडर दोनों गणितीय भूगोल के जनक माने जाएंगे। सांस्कृतिक भूगोल में साप और कोरला सावर को माना जाएगा। उससे पहले हमने पढ़ा मानव, मानव में क्या है, फ्रेंड ही फ्रेंड है, फ्रेडरिक रेटजेल। भौतिक भूगोल प वाली लाइन में प फ ब भ। पोलिडोनियस ऑप्शन में नहीं हो, इरेटोस्थनीज जिनको आप पहले पढ़कर आए हो, व्यवस्थित भूगोल के जनक। तो ये थे हमारे पास में दो ब्रांचें भी हमने पढ़ ली छोटी, और इसके अलावा हमने यहां पर भौतिक भूगोल भी पढ़ लिया, और मानव भूगोल बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी हमने पढ़ लिया। अब लास्ट हमारे पास में पॉइंट जो है वो ये पॉइंट है, भारतीय भूगोल के जनक किसे कहा गया है। भारतीय भूगोल का जनक इंपॉर्टेंट हो गया, किसे कहा गया है भारतीय भूगोल का जनक, जेम्स रेनले को कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पर्सन, जेम्स रेनेल को, क्योंकि इन्होंने व्यवस्थित रूप से भारतीय मानचित्र को पेश किया था, इसीलिए जेम्स रेनेल जो है वो भारतीय भूगोल के जनक है। तो ये तो थे हमारे प्रारंभिक इंट्रोडक्शन, ओरिजिन के बाद ज्योग्राफी के विचारक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी अध्ययन की दृष्टि से, बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे ज्योग्राफी को अध्ययन की दृष्टि से कैसे लेंगे। ज्योग्राफी को अध्ययन की दृष्टि से पढ़ा जाए, अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा जा सकता है, तीन भागों में बांटा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट कि अध्ययन की दृष्टि से ज्योग्राफी को तीन भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट इधर है हमारे पास में, जिसका है प्रादेशिक भूगोल यानी रीजनल ज्योग्राफी। सेकंड हमारे पास में है इंडियन ज्योग्राफी यानी भारतीय भूगोल। थर्ड हमारे पास में है विश्व भूगोल।
इसी तरीके से हम पढ़ते जाएंगे। फर्स्ट में प्रादेशिक भूगोल को पढ़ेंगे, सेकंड में हम जो पढ़ेंगे वो इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, और थर्ड में जो हम पढ़ेंगे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। प्रादेशिक भूगोल यानी किसी क्षेत्र का भूगोल। तो हमारे पास में इंपॉर्टेंट क्षेत्र है वो है राजस्थान। तो राजस्थान का भूगोल हमारा क्या हो जाएगा, यहां प्रादेशिक भूगोल हो जाएगा, ध्यान रखना, रीजनल ज्योग्राफी हो जाएगी। तो 3 भागों में अध्ययन की दृष्टि से हमने इनको बांट दिया। इसी को हम व्यवस्थित तरीका कहते हैं भूगोल का। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल, और इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है, किसी भी भूगोल को आप पढ़ोगे तो फर्स्ट पॉइंट यही बनेगा कि राजस्थान के नामकरण का इतिहास। ये पॉइंट हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और व्यवस्थित तरीका राजस्थान के नामकरण का इतिहास आप यही पढ़ोगे। देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है वो राजस्थान के नामकरण का इतिहास है। ये रहा हमारा फर्स्ट पॉइंट, राजस्थान के नामकरण का इतिहास। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, राजस्थान के नामकरण का इतिहास। इसमें देखो हम कौन से पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हमारा एक पॉइंट बनेगा, कौन में पॉइंट बना रहे हैं कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख, बहुत इंपॉर्टेंट, कौन से शब्द का, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहां से प्राप्त हुआ और कहां से नहीं। राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख में अपने कितने पॉइंट बनाएंगे, यहां 2 पॉइंट बनाएंगे, ध्यान रखना। यहां हम 2 पॉइंटों में पढ़ेंगे। ए जो हमारा पॉइंट है वो है गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख। बी में जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा बसंतगढ़ शिलालेख, बसंतगढ़ शिलालेख। अब हमारे पास 2 है और हम पॉइंट पढ़ रहे हैं राजस्थान का नामकरण का इतिहास। तो यहां पर हमें सर्वप्रथम जो नाम मिलता है वो कौन सा मिलता है, तो वो मिलता है राजस्थानीय शब्द मिलता है। राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थानीय शब्द का उल्लेख है। यहां बसंतगढ़ में हमें जो मिला है 2 नंबर में, वो हमारा कौन सा है, वो ध्यान रखना, राजस्थानीय, राजस्थानिया द्वितीय शब्द मिला है। इधर राजस्थानिया द्वितीय शब्द, इधर राजस्थानिया शब्द मिला है, ये ध्यान रखना, राजस्थानिया द्वितीय और इधर राजस्थानीय शब्द मिला है। ये 2 इंपॉर्टेंट। इससे पहले यदि हम कुछ पढ़े, इससे पहले आप एक पॉइंट पढ़ते हो, वो इधर पढ़ते हो। 2 पॉइंट है, पौराणिक है, ध्यान रखना, बहुत पुराने हैं। वो भी 2 नाम है राजस्थान के। एक तो राजस्थान को आप कहोगे मरु कांतार, एक आप राजस्थान को कहोगे क्या, ब्रह्मवर्त कहोगे। यहां ये 2 नाम फिर हो गए आपके लिए, ये हो गए। एक तो कौन सा हो गया मरुकांतार, एक हो गया ब्रह्मवर्त, एक हो गया राजस्थानीय, एक हो गया राजस्थानिया द्वितीय शब्द। इधर देख लो पहले ब्रह्मवर्त क्या है, कहां से हमें उल्लेख मिला है। ब्रह्मवर्त का जो उल्लेख है वो हमें रामायण से प्राप्त हुआ है, रामायण के अंदर ये प्राप्त हुआ है। और रामायण रचयिता कौन है बताओ, वाल्मीकि जी है। तो कवि वाल्मीकि ने राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द रामायण में दिया है। अब ये कौन से भौतिक प्रदेश को मरुकांतार कहा गया, तो मरु यानी मरुस्थल को कहा गया। ये जरूर ध्यान रखना कि मरुस्थल के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग सबसे पहले हुआ। वो राजस्थान के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, क्योंकि राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेशों में सबसे बड़ा मरुस्थल है, इसीलिए मरुकांतार फिर पूरे राजस्थान में फैला। वाल्मीकि ने दिया था, बहुत बहुत प्राचीन नाम है ये। इसके बाद ब्रह्मवर्त की बात देख लें, तो ब्रह्मवर्त
इंपॉर्टेंट यहां पर देख लो, ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त जो शब्द मिला है हमें, ये ब्रह्मवर्त शब्द जो है हमें वेदों से प्राप्त हुआ है। ध्यान रखना, वेदों में राजस्थान को ब्रह्मवर्त कहा गया था। फिर कौन से वेद में, तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ऋग्वेद में कहा गया, ये फिर इंपॉर्टेंट है। अब कौन से क्षेत्र को कहा गया, तो क्षेत्र ध्यान रखना, दो नदियां हैं, एक सरस्वती व द्वसदोती। सरस्वती और द्वसदोती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया, वेदों में कहा गया, ऋग्वेद में कहा गया। सरस्वती और द्वसदोती नदियों के बीच के प्रदेश को इस नाम से जाना गया। अब आप एक पॉइंट जरूर इधर ध्यान रखना, ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी। ए का अर्थ आप जानते हो आर्यवर्त। आर्यवर्त जो शब्द है वो भारत के लिए प्रयोग लिया गया है। हिमालय से लेकर विंध्याचल तक के प्रदेश को आर्यवर्त कहा गया। जब भी पूछे तो ध्यान रखना, हिमाचल से लेकर विंध्याचल तक के प्रदेश को ए फॉर आर्यवर्त कहा गया। बी पर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है हमारा ब्रह्मवर्त। कौन सा हो गया, बी पर हो गया हमारे पास में ब्रह्मवर्त हो गया। और ब्रह्मवर्त शब्द राजस्थान के लिए वेदों में कहा गया, ऋग्वेद में कहा गया। अब ये ब्रह्मवर्त सरस्वती और द्वसदोती नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मवर्त कहा गया। बी में एक और है आपके पास में, वो है ब्रह्मरसी। ये फिर इंपॉर्टेंट हो गया। ब्रह्मरसी प्रदेश भारत के लिए प्रयोग में लिया गया है। अब ब्रह्मरसी प्रदेश जो है वो ध्यान रखना गंगा और यमुना नदी का प्रदेश है। गंगा और यमुना नदी के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त का ब्रह्मरसी कहा गया। ब्रह्मवर्त सरस्वती और द्वसदोती के क्षेत्र को कहा गया। आर्यवर्त हिमालय से लेकर विंध्याचल तक के प्रदेश को कहा गया। सी में ध्यान रखना, वो है हमारा सप्त सेंधव। सप्त सेंधव प्रदेश इंपॉर्टेंट हो गया। सप्त सेंधव आपको पता होना चाहिए, सिंधु व सिंधु की सहायक नदी को सप्त सेंधव प्रदेश, सिंधु की सहायक को सप्त सेंधव प्रदेश। तो इधर हमारे दो पौराणिक नाम है, एक तो मरुकांतार है, एक ब्रह्मवर्त है। मरुकांतार शब्द किसने दिया था, तो ध्यान रखना ये हमें दिया गया था। मरुकांतार शब्द रामायण में है, वाल्मीकि ने दिया था। मरुस्थल के लिए यह शब्द प्रयोग में लिया गया था। ब्रह्मवर्त इधर यहां आगे, ब्रह्मवर्त नाम वेदों में है, ऋग्वेद में है। सरस्वती और द्वसदोती नदियों के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा गया। इधर आप एबीसी को जरूर ध्यान में रखना। एबीसी, ए फॉर आर्यवर्त, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक का प्रदेश है। बी फॉर ब्रह्मवर्त, आपको पता है सरस्वती और द्वसदोती के बीच में है। और ब्रह्मरसी जी और यमुना के बीच में, गंगा और यमुना, यमुना जिसे कालिंदी नदी के नाम से भी जाना गया है। सप्त सेंधव सिंधु और उसकी सहायक नदियों के लिए प्रयोग में लिया गया है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ेंगे ये राजस्थान वाले जो दो नाम हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम हो गए। देखो अब हमारे पास में ये दो इंपॉर्टेंट नाम हो गए, एक तो राजस्थानादित्य, एक तो राजस्थानीय और एक राजस्थान्यादित्य शब्द। अब ये जो हमारे पास में पॉइंट है राजस्थानीय, इसका उल्लेख गोसुंडी शिलालेख में है। और एक है राजस्थान्यादित्य, इसका उल्लेख बसंतगढ़ में है। अब गोसुंडी कहां से प्राप्त हुआ है, यह हमें प्राप्त हुआ है चित्तौड़ से। ध्यान रखना, चित्तौड़ में एक जगह पड़ती है नगरी, वहां से। ये हमें कहां से प्राप्त हुआ है, तो ध्यान रखना ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये हुआ है बसंतगढ़ से। और बसंतगढ़ में एक मंदिर है जिसका नाम है सेमकरी माता। कहीं आप कहीं लिखा होगा खिम्मल माता, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी को खिम्मल माता या सेमकरी माता के नाम से जानते हैं, उसी मंदिर से मिला है। और ये बसंतगढ़ कहां है, ये ध्यान रखना ये सिरोही के अंदर है। तो बसंतगढ़ सिरोही से बसंतगढ़ शिलालेख मिला और राजस्थान्यादित्य शब्द मिला है, और गोसुंडी से राजस्थानिया शब्द मिला है। अब ये कब का उल्लेख है, तो ध्यान रखना ये जो उल्लेख है हमारे पास में ये 532 ईसा पूर्व का है, यानी 532 ईसा पूर्व का उल्लेख है।
और ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उल्लेख है, ये 682 ईसा पूर्व का उल्लेख है, यहां ध्यान रखना। ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है, ऐसा व्यवस्थित मैटर ध्यान रखना। अब हमारे पास है गोसुंडी शिलालेख और एक है बसंतगढ़ शिलालेख। अब हम देखते हैं कि क्या है गोसुंडी शिलालेख और क्या है बसंतगढ़ शिलालेख। सबसे पहले गोसुंडी शिलालेख की बातें देख लो। गोसुंडी शिलालेख, आप जानते हो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट उल्लेख मिले हैं। इसमें कौन सा उल्लेख मिला है, तो ये ध्यान रखना। इसका सबसे पहले तो ये नगरी से प्राप्त है हमें, और नगरी अपने आप में कहां पर है, चित्तौड़ में है, और नगर अपने आप में टोंक में है, नगरी चित्तौड़ में है। अब ये इसमें क्या उल्लेख मिलता है, वो उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो उल्लेख ये ध्यान रखना कि राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द मिला है, राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द मिला है। दूसरा उल्लेख इंपॉर्टेंट, इसकी भाषा ध्यान रखना, इसकी भाषा हमें मिली है संस्कृत, ध्यान रखना, संस्कृत भाषा में गोसुंडी शिलालेख। फिर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इसकी लिपि हमें मिली है ब्राह्मी लिपि मिली है। कौन सी लिपि मिली है, ब्राह्मी लिपि। इसकी प्रकृति हमें मिली है कैसी, खंडित मिली है। तो ध्यान रखना ये एक खंडित शिलालेख, गोसुंडी खंडित। उसके बाद हमें क्या मिला है यहां पर ध्यान रखना वैष्णव संप्रदाय। वैष्णव कहीं पर लिखा होता है भागवत संप्रदाय, उसी को कहते हैं वैष्णव संप्रदाय को भागवत संप्रदाय। इसका जो प्राचीन प्रमाण है, इस संप्रदाय का प्राचीन जो प्रमाण है, वो प्रमाण हमें यहीं से प्राप्त हुआ, ध्यान रखना। भागवत संप्रदाय वैष्णव संप्रदाय का प्राचीन प्रमाण हमें गोसुंडी से प्राप्त हुआ है। अब इंपॉर्टेंट देखो इधर वाला पॉइंट क्या कह रहा है, इधर एक और पॉइंट कह रहा है कि इसको खोजा किसने था, खोजकर्ता। तो खोजकर्ता ध्यान रखना उसका नाम है कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास। और इन्होंने कब खोजा था, कविराज श्यामल से 87 के अंदर, यानी 1887 के अंदर कविराज श्यामल दास ने गोसुंडी शिलालेख खोजा था। अब पढ़ा किसने था, ये फिर इंपॉर्टेंट आपके माइंड में आ गया कि पढ़ा किसने था। तो इसको सबसे पहले पढ़ने वाला यदि कोई था तो वो ध्यान रखना वो था D.R. भंडारकर। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति D.R. भंडारकर, जिन्होंने सबसे पहले पढ़ा था। और खोजा किसने था, कवि श्यामल दास ने खोजा था। अब कवि श्यामल दास की बातें आपके दिमाग में आनी चाहिए कि क्या क्या आप कवि श्यामल दास के बारे में लिख सकते हो। तो कवि श्यामल दास का जन्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कब होता है, तो ध्यान रखना 1836 के अंदर कवि श्यामल दास का जन्म भीलवाड़ा में होता है। श्यामल दास का जन्म 36 के अंदर 1836 में भीलवाड़ा में हुआ। 6 के बाद 7 आएगा 1887 में इन्होंने शिलालेख खोज दिया। इसके अलावा ये दरबारी किनके थे, तो ये ध्यान रखना दरबारी थे सज्जन सिंह के, मेवाड़ के महाराणा जिनका नाम था सज्जन सिंह जी, और उन सज्जन सिंह के दरबारी। अब देखो सह श्यामल दास, सह सत्यासी और सह सज्जन सिंह के दरबारी कवि। फिर इनकी किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी पुस्तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। इनकी पुस्तक का नाम है वीर विनोद, ध्यान रखना। अब कवि श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद, सज्जन सिंह के दरबारी। 36 में जन्म होता है, 87 में क्या करता है, गोसुंडी शिलालेख को खोज देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। उसके बाद यहां और बातें देख लो श्यामल दास की। श्यामल दास की और बातें हैं कि व्यक्ति है एक महाराणा है मेवाड़ के जिनका नाम है सज्जन सिंह। सज्जन सिंह ने इन्हें 2 उपाधियां दे दी। देखो क्वालिटी के आधार पर उपाधि तो मिलनी चाहिए, और श्यामल दास की क्वालिटी बहुत सरव थी, इसीलिए इन्हें 2 उपाधियां मिली। एक तो इन्होंने उपाधि दी थी कविराज की, जो अभी देखो हमने पढ़ा है कविराज। एक उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है महामहोपाध्याय।
महोपाध्याय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। महामहोपाध्याय नाम की उपाधि और कवि श्यामल दास नाम की उपाधि सज्जन सिंह ने दी है किनको? इनको दी है कविराज श्यामल दास को। फिर कविराज श्यामल दास की एक बात और आपके माइंड में आई होगी इधर कि इन्हें ब्रिटिश सरकार ने भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या दी थी? इन्हें ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश सरकार यानी अंग्रेजों के द्वारा एक उपाधि दी गई थी, वो थी केसर ए हिंद। केसर ए हिंद नाम की उपाधि दी थी, ये ध्यान रखना। अब देखो हमने अभी यही पढ़ा है कि सबसे पहले घोसुंडी शिलालेख का वर्णन दिया है और घोसुंडी शिलालेख का वर्णन देते हुए हमने कहा है कि यह नगरी नामक जगह चित्तौड़ से मिला है, ध्यान रखना। एक तो ये उल्लेख है राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द, एक इसकी भाषा बड़ी इंपॉर्टेंट है संस्कृत, लिपि बड़ी इंपॉर्टेंट है ब्राह्मी, और ये खंडित है, ध्यान रखना। वैष्णव या भागवत संप्रदाय का बहुत प्राचीन प्रमाण ये देता है। उसके बाद हमने पढ़ा इसको खोजकर्ता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खोजकर्ता कौन थे? कवि श्यामल दास ने कब खोजी थी? 1887 के अंदर। फिर इन्हें पढ़ने वाला कौन था? सबसे पहले पढ़ने वाला तो इस भंडार को कैसे पढ़ा होगा? देखो भंडारकर। उसके बाद श्यामल दास का जन्म वेरी इंपॉर्टेंट, 36 में भीलवाड़ा। सह सज्जन सिंह सह 87 में श्यामल दास ने वो खोजिया शिलालेख खोजा था, सज्जन सिंह के दरबारी। वीर विनोद नामक बड़ी इंपॉर्टेंट ग्रंथ लिखता है। दो उपाधियां, एक तो सज्जन सिंह ने इन्हें दी थी कविराज की उपाधि और महामहोपाध्याय की उपाधि, और ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों के द्वारा केसर हिंद नाम की उपाधि इन्हें प्रदान की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बात और ध्यान रखना कवि श्यामल दास की, इधर देखो कविराज श्यामल दास। कविराज श्यामल दास ने दो व्यक्तियों पर दो वेरी इंपॉर्टेंट कथन कहे हैं। दो व्यक्तियों पर दो बहुत अच्छे कथन कहने वाला व्यक्ति श्यामल दास ही है। एक तो ध्यान रखना, इन्होंने कहा है कि मारवाड़ में एक राजा है विजय सिंह जी, मारवाड़ के राजा विजय सिंह, और उनकी पासवान है जिनका नाम है गुलाब राय। अब विजय सिंह को इन्होंने क्या कहा था? अपनी पुस्तक वीर विनोद के अनुसार कहा कि ये मारवाड़ का जहांगीर है, जहांगीर का नमूना है ये मारवाड़ में। और गुलाब राय को कहा था ये मारवाड़ की नूर जहां है, यानी ये नूर जहां की नमूनी है, ध्यान रखना। ये किसने कहा था? ये श्यामल दास ने कहा था। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात, किस राजा पर इन्होंने कोई कथन कहा है? तो दूसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है, ध्यान रखना, महाराणा कुंभा पर इन्होंने कहा है। महाराणा कुंभा पर इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने किया है। ये श्यामल दास की वीर विनोद में उल्लेख है। तो ये था हमारा घोसुंडी शिलालेख, बहुत इंपॉर्टेंट। और घोसुंडी शिलालेख के अलावा हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट विद्वान कवि श्यामल दास, उनके बारे में भी हमने पढ़ लिया। एक और हमारा शिलालेख था जो था बसंतगढ़ शिलालेख, वो देखो इंपॉर्टेंट कैसे है। बसंतगढ़ शिलालेख की बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। पहले तो आप जानते हो कि बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो हमें प्राप्त कहां से हुआ, तो कौन सा स्थान है इसके लिए इंपॉर्टेंट, तो स्थान बराबर ध्यान रखना बसंतगढ़। और बसंतगढ़ तहसील कहां है बताओ? सिरोही के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट। बसंतगढ़ तहसील सिरोही से हमें ये मिला है शिलालेख। अब ये कहां से मिला है? यानी मंदिर स्थान से मिला है, ये मंदिर से मिला है। उस मंदिर का नाम ध्यान रखना खिम्मल माता। खिम्मल माता ऑप्शन में नहीं हो तो ध्यान रखना सेमक्री माता के मंदिर से ये प्रमाण हमें मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है, ध्यान रखना सेमक्री माता का मंदिर यानी सिम्मल माता का मंदिर, वहां से हमें ये प्रमाण मिला है इस मंदिर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? बसंतगढ़ शिलालेख। ये जो पट है ना हमारी, ये पट, ये बसंतगढ़ शिलालेख की पट है। ये रही देखो, मंदिर के अंदर ये लगा हुआ हमारा शिलालेख जो कि बसंतगढ़ के अंदर है और खिम्मल माता या सेमक्री माता के मंदिर से प्राप्त हुआ। अब ये प्राप्त का समय क्या है, कब मिला था हमें, तो ध्यान रखना ये 682 यानी 682 ईसा पूर्व का है।
यहां फिर इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें राजस्थान के लिए कौन सा शब्द मिलता है, तो शब्द आप पहले भी पढ़कर आए हो, फिर रिपीट हो रहा है, राजस्थान, राजस्थानिया द्वितीय शब्द मिला है। राजस्थानिया द्वितीय शब्द मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इसमें और भी कोई उल्लेख है, तो इसमें एक उल्लेख है मेवाड़ के राजा का, जिनका नाम है शिलादित्य। अब देखो आप इसका कॉमन करवा लो कि यहां पर आपके पास में राजस्थानिया द्वितीय शब्द मिला है राजस्थान के लिए। यहां अपने मेवाड़ के एक राजा शिलादित्य के नाम से पढ़ा है, उसका उल्लेख वर्णन यहां पर है। तो लोगों ने यह भी कहा होगा कि शिलादित्य नाम से भी कोई राजा ही रहा होगा, जैसे गुहादित्य नागादित्य है, उसी प्रकार शिलादित्य के नाम से भी कोई राजा है। तो ध्यान रखना, यदि इस नाम पर राजस्थान का नाम पड़ा है तो राजस्थान का मानव नाम है, ध्यान रखना, मानव नाम पे नाम का उल्लेख है। इसके अलावा हमारे यहां पर इसी शिलालेख में बसंतगढ़ में कोई और बहुत इंपॉर्टेंट उल्लेख, तो और उल्लेख जो है इंपॉर्टेंट, वो ध्यान रखना, एक राजा है वर्मलाट। वर्मलाट के लिए एक नाम प्रयोग में लिया है, वो है व्याघ्र मुख। ध्यान रखना कि व्याघ्र मुख नाम के एक राजा थे, बसंतगढ़ शिलालेख में प्रमाण है। और ये कौन से वंश से थे, ये कौन से वंश से थे, ध्यान रखना, ये थे चापवंश, या आप लिखते हो चापोत्कट वंश, या आप लिखते हो कौन सा वंश बताइए, चापवंश या चापोत्कट वंश, इसका उल्लेख है। ये वर्मलाट राजा का उल्लेख देता है। चावड़ा वंश जिन्हें अपने कई बार कह देते हैं, ये चावड़ा वंश का है। इस शिलालेख में यह भी लिखा हुआ है, इधर देखो, कि वर्मलाट जो राजा है, यहां एक वर्मलाट राजा का ये बसंतगढ़ शिलालेख था। वर्मलाट राजा जो है वो चावड़ा वंश, चाप वंश या चापोत्कंठ वंश से है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इनके सामंतों के बारे में बताया है कि वर्मलाट के सामंत थे, यानी इस शिलालेख में सामंतों के बारे में जिक्र है। सामंत के बारे में बताया है कि इनके सामंत थे जिनका नाम था राजिल, और राजिल के पिता का भी यहां वर्णन है, जिसे कहा गया, क्या कहा गया, वज्र भट्ट कहा गया, ध्यान रखना। और इन्हीं का कहीं कहीं नाम मिलता है सत्याश्रम। तो वज्र भट्ट नाम जो है वो राजिल के पिता है। राजिल जो है वो वर्मलाट के सामंत थे, और वज्र भट्ट को यहां सत्याश्रम के नाम से भी जाना गया। तो सामंत व्यवस्था का उल्लेख है, चावड़ा वंश का उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आए तो चावड़ा वंश की राजधानी के बारे में वर्णन है यहां पर, कि इनकी राजधानी रही है, वो रही है भीनमाल। ध्यान रखना, ये भीनमाल वही है जिनको बिजोलिया शिलालेख में श्रीमाल कहा गया, ध्यान रखना। इसी को बिजोलिया में क्या कहा गया था, बिजोलिया शिलालेख में श्रीमाल कहा गया, ये नाम ध्यान रखना। इसी भीनमाल को आपको पता है कि एक चाइनीज यात्री थे, चाइनी यात्री थे हवेन सांग, और इनकी अपनी एक पुस्तक है जिनका नाम है सी यू की, और इसमें इन्होंने भीनमाल को क्या कहा है, पी लो और मो लो कहा है। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि भीनमाल जो है वो चावड़ा वंश की राजधानी रही है। भीनमाल जिसे बिजोलिया शिलालेख में श्रीमाल कहा गया, भीनमाल वही जिन्हें चीनी यात्री, चीनी विद्वान हवेन सांग ने अपनी पुस्तक सियुकी के अंदर क्या कहा है, पीलो और मोलो कहा है। ये पॉइंट यहां ध्यान रखना। अब हमारे पास में इसी बसंतगढ़ का सेकंड पार्ट देखो क्या है। बसंतगढ़ का सेकंड पार्ट ये है कि जिस भीनमाल की आप बात कर रहे हो, जो कि भीनमाल जो है वो इंपॉर्टेंट है, इस भीनमाल की बातें देखना। इनके नाम कितने हैं बताओ, 2 नामों का उल्लेख है। फिर ये राजधानी रह चुकी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राजधानी रह चुकी है। और फिर इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास में, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है बताइए, यहां पर 2 व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। 2 व्यक्तित्व या 2 विद्वानों के बारे में हम बहुत इंपॉर्टेंट जानेंगे।
यहां इनके दो नाम है, ध्यान रखना। एक नाम सिरीमाल है, आपने जान लिया बिजोलिया के तहत। एक नाम आपने जान लिया कि पीलो और मोलो है, ये भी आपने जान लिया। ये दो अपने दो राजवंशों की बहुत इंपॉर्टेंट राजधानी रह चुकी है। एक तो आप जानते हो चावड़ा राजवंश की, और एक ध्यान रखना प्रतिहारों की राजधानी बाद में ये रही थी। तो दो राजधानियां बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और दो इनके नाम भीनमाल के बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दो इनके विद्वान बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आप ध्यान रखना। दो विद्वानों में दोनों के दोनों गुप्तकालीन है, ध्यान रखना, दोनों गुप्तकालीन है। एक का नाम ध्यान रखना कवि माघ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि माघ। एक ध्यान रखना ब्रह्मगुप्त है, ये फिर इंपॉर्टेंट है। एक ब्रह्मगुप्त नाम का विद्वान है और एक कवि माघ के नाम का विद्वान है। कवि माघ यहां पर बहुत बड़ा राइटर था, लेखक था, ध्यान रखना। जबकि ये जो ब्रह्मगुप्त थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या थे, वैज्ञानिक थे, जो कि गुप्त काल के थे। तो ये तो कवि थे, लेखक थे, कवि माघ, और ब्रह्मगुप्त जो है वो वैज्ञानिक थे। इनकी इंपॉर्टेंट कृति बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है शिशुपाल वध। शिशु और मां और शिशु, यानी कवि माघ ने किताब लिखी थी शिशुपाल वध। जबकि इधर यदि अपने देखते हैं तो इन वैज्ञानिक की दो इंपॉर्टेंट किताबें हैं। एक तो है ध्यान रखना ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के नाम से, ब्रह्म स्फुट सिद्धांत नाम की बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी इनकी। और एक और किताब पुस्तक जो इनकी है वो ध्यान रखना खंड खाद्यक है, ये लिख लेना। दोनों पुस्तकें बाद में अरबी आक्रमण हुए, तो अरबी आक्रमण के बाद ये अरब में चली गई, और ये दोनों पुस्तकें जो है वो ब्रह्मगुप्त की अरब देशों में बहुत प्रचलित हुई थी। ब्रह्म स्फुट सिद्धांत का अरबी अनुवाद हुआ था अल सिद्ध हिंद के नाम से, अल सिंध हिंद के नाम से हुआ था, ये ध्यान रखना। और खंड खाद्यक नाम की किताब जो है, इनका अरबी अनुवाद किस नाम से हुआ था, तो अल अरकंद के नाम से हुआ था, अल अरकंद के नाम से। ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना भाई। तो ये हो गए हमारे ब्रह्मगुप्त। दोनों की एक एक विशेषता देख लो। कवि माघ तो है राजस्थान का वाल्मीकि, ध्यान रखना इसका उपनाम है। राजस्थान का जो वाल्मीकि है वो वाल्मीकि कौन है बताओ, कवि माघ है ये। और ये जो ब्रह्मगुप्त है इसे कहा गया भारत का न्यूटन कहा गया। कहीं प्रॉब्लम नहीं है, बस एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ना है, जोड़ना तोड़ना ही विषय की महानता है, ध्यान रखना। भीनमाल हमने पढ़ा, भीनमाल के नाम दो है, दिमाग में रखना। एक तो नाम कौन सा है हमारे पास में, सिरीमाल है, एक पीलो मोलो है। इसका उल्लेख बिजोलिया में है, आप जानते हो बिजोलिया शिलालेख जो कि भीलवाड़ा का है, और ये भीलवाड़ा का शिलालेख 1170 का है, ध्यान रखना। सोमेश्वर जो पृथ्वीराज तृतीय चौहान थे उनके पिता सोमेश्वर के काल का है। पीलो मोलो आपने देख लिया पहले की, इसका वर्णन सियूकी नाम की किताब में। अब यहां पर दो राजवंशों की राजधानी रह चुकी है, चावड़ा, और चावड़ा के अलावा प्रतिहार, जिन्हें बाद में गुज्जर प्रतिहार कहा गया था। यहां दो गुप्तकालीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जो दो गुप्तकालीन नाम है वो एक तो कौन सा है बताइए, वो ब्रह्मगुप्त है, और एक कौन सा है बताइए, कवि माघ है। कवि माघ यहाँ एक लेखक थे, तो ब्रह्मगुप्त यहाँ क्या थे बताओ, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। कवि माघ का उपनाम राजस्थान का वाल्मीकि कहा गया है, तो ब्रह्मगुप्त को यहां पर भारत का न्यूटन कहा गया। दोनों की पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइटर था, इसकी पुस्तक है जिनका नाम है शिशुपाल वध। इनकी दो पुस्तकें हैं, ध्यान रखना, एक तो है ब्रह्मगुप्त ब्रह्म स्फुट सिद्धांत के नाम से ये रही, एक पुस्तक ध्यान रखना खंड खाद्यक के नाम से। अरब आक्रमण के बाद ये अरब देशों में गई थी, तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत को अल सिद्ध हिंद के नाम से अरबी अनुवाद हुआ था, ध्यान रखना। और खंड खाद्यक का जो अरबी अनुवाद है वो अल अरकद के नाम से है, यह ध्यान रखना।
तो ये था अपना भीनमाल के बारे में। और अपने किसके बारे में बताइए, तो इधर देख लो अपने कौन कौन सा जो पॉइंट है वो अपने पढ़ा है। एक बार अपने पूरी को क्या कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। देखो हमने पढ़ा है कि जो ज्योग्राफी शब्द है, उस ज्योग्राफी का ओरिजिन यानी उदय, उद्गम, उसका मूल पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके विचारक वैज्ञानिक पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है। अध्ययन की दृष्टि से उसे 3 भागों में बांटकर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी सब्जेक्ट के रूप में, विषय के रूप में इनका विकास कैसे हुआ, आगे कैसे बढ़ा। फिर अपने इधर कुछ देख लिया ओरिजिन वाला, कि ज्योग्राफी शब्द जो है वो यूनानी भाषा के 2 शब्दों से बना है। एक अर्थ है जियो, एक है ग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ कहीं वर्णन है। तो ज्योग्राफी शब्द का अर्थ हो गया पृथ्वी का वर्णन। अब ये यूनान नहीं आए तो ग्रीक शब्द हो जाएगा। ग्रीक जिसे आप वर्तमान में ग्रीस देश के नाम से जानते हो, यूरोप महाद्वीप में जिनकी मुद्रा यूरो है, और उसी ग्रीस में यदि देखें तो उसकी राजधानी एथेंस है। अब ये रहा सेकंड अपना भाग, जिसमें अपने पढ़ेंगे विचारक, विचारक यानी वैज्ञानिक ज्योग्राफी के। पहला वैज्ञानिक हिकेटियस, यस, यस से हुआ जस, जस से हुआ जस पीरियोडस किताब, और जय से हुआ जनक यानी भूगोल का जनक हिकेटियस हुआ। सेकंड विचारक इरेटोस्थनीज, ज यानी ज्योग्राफी का शब्द दिया इसने। और टोस क्यों होती है 2 टीमों के बीच में, ताकि व्यवस्था बनी रहे। ये व्यवस्थित भूगोल के जनक है। उसके बाद तीसरा देखो अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ड नाम का अलेक्जेंडर आधुनिक भूगोल के जनक है। ये का कोस्मोस नाम की पुस्तक है इनकी। कोस्मोस का अर्थ है ब्रह्मांड, यानी इन्होंने ब्रह्मांड का वर्णन किया था। और ज यानी जलवायु विज्ञान शब्द दिया था, इन्हें जलवायु विज्ञान के जनक भी कहा गया है। और ज यानी ये जर्मन के थे, कहीं प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। फिर अपने पढ़ा था कि 4 नंबर ग्लोब, ग्लोब निर्माता, ग्लोब में माटी माटी है तो मार्टिन बहम है। ग्लोब शब्द लैटिन भाषा के ग्लोबस से बना है, यहां ध्यान रखना। उसके बाद मैप, मैप आ रहा है, मैप अ फॉर अनेगसी मेंडर बनाता है विश्व मैप। भारतीय मानचित्र, यानी भारत में मानचित्र बनाने की विधि, यानी अरबी लाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय मानचित्र का निर्माण करता कौन है, एनविले महोदय, जो कि 1752 के तहत करता है। B52 भी भारत का मानचित्र। इधर आपने ये इंपॉर्टेंट पढ़ लिया 7वां की भारत का मैप, विश्व मैप में यदि किसी ने दर्शाया है तो टोलमी ने दर्शाया। ये 7 नंबर वैज्ञानिक पढ़ा है आपने। और 7 के बाद 8वां वैज्ञानिक आपने ये पढ़ लिया, 9वां वैज्ञानिक आपने यहां पढ़ लिया, 10वां वैज्ञानिक विचारक यहां पढ़ लिया, 11वां यहां पढ़ लिया, और 12वां यहां पढ़ लिया। माइंड में ध्यान रखना 12 भूगोल के विचारक थे। यहां भौतिक भूगोल यानी भूगोल शब्द जो है भू और गोल से बना है, 2 शब्दों से, जिसका अर्थ ध्यान रखना गोलाकार पृथ्वी है। फिर प वाली लाइन में आ रहा है भ, भौतिक भूगोल, पोलिडोनियस उसके जनक है। पोलिडोनियस ऑप्शन में नहीं हो, इरेटोस्थनीज हो जाएगा, ध्यान रखना। मानव भूगोल जनक बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव में क्या है बताओ, मानव को फ्रेंड बनाएंगे, फ्रेडरिक रेटजेल, पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी नाम की है। मानव भूगोल का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी है, ध्यान रखना। फिर सांस्कृतिक भूगोल के जनक सह सांस्कृतिक से सार्स सावर यानी कोरल ओ सावर नाम का वैज्ञानिक है। गणितीय, गणित यानी मैथ, मैथ यानी थेल्स, और अनेगसी मेंडर, मैथ यानी मेंडर और थेल्स, 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय भूगोल के जनक जेम्स रेनेल को कहा गया, क्योंकि इन्होंने भारतीय भूगोल को व्यवस्थित तरीके से बनाया था। ध्यान रखना ये 12 वैज्ञानिक पढ़ने बहुत जरूरी है, व्यवस्थित तरीके से ये पढ़े आपने। 4th नंबर जो है आगे नया आपने पढ़ा है कि जो भूगोल है इसको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा है, ध्यान रखना। पहला प्रादेशिक यानी रीजनल, जिसमें राजस्थान का भूगोल पढ़ लें। भारतीय भूगोल बाद में पढ़ेंगे अपने, और विश्व भूगोल भी अपने बाद में पढ़ा जाएगा। यहां अपने पढ़ा है कि राजस्थान भूगोल में सबसे पहले राजस्थान के नामकरण का इतिहास नाम की फर्स्ट यूनिट। अब राजस्थान के नामकरण
के इतिहास नाम की पहली जो यूनिट है उसमें हमने पढ़ा है कि राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अपने घोसुंडी शिलालेख के तहत देखा है, एक बसंतगढ़ शिलालेख के तहत देखा है। घोसुंडी में राजस्थानिया शब्द है और बसंतगढ़ में राजस्थानिया द्वितीय शब्द है। ये चित्तौड़ से मिला है, ये बसंतगढ़ सिरोही से मिला है, खिम्मल माता के मंदिर से। ये 532 ईसा पूर्व में ये नाम मिलता है। ये नाम हमें 682 ईसा पूर्व के आसपास। इधर हमने पढ़ा था मरुकांतार और एक हमने पढ़ा था इधर कि एक और नाम है जो पौराणिक नाम है, उसका नाम है ब्रह्मवर्त। ये दो पौराणिक नाम भी हमने पढ़े थे। मरुकांतार रामायण के अंदर है, वाल्मीकि जी ने ये नाम दिया था हमें, मरुस्थल के लिए दिया था। फिर हमने ब्रह्मवर्त देखा था, ब्रह्मवर्त वेदों में है, ऋग्वेद में ब्रह्मवर्त शब्द का उल्लेख है। और ये सरस्वती नदी और द्वस्तवती नदियों के बीच में। आपके माइंड में आया ए, बी और सी हमने पढ़ा था। ए यानी आर्यवर्त जो हिमालय से लेकर विंध्याचल तक है, बी यानी ब्रह्म ऋषि जो गंगा और यमुना का प्रदेश है, और सी यानी सप्त सैंधव सिंधु और सिंधु की सहायक नदियों का है, और बी यानी ब्रह्मवर्त जो सरस्वती और द्वस्तवती का क्षेत्र है। उसके बाद 7 नंबर हमारा गोसुंडी शिलालेख है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। यहां पर ये नगरी चित्तौड़ से मिला है। इसमें उल्लेख को 2 भागों में बांट दो आप। एक तो राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द, भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी ब्राह्मी है, ये खंडित प्रवृत्ति में मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया। वैष्णव संप्रदाय व भागवत संप्रदाय का प्राचीन वर्णन उल्लेख कहां मिलता है? खोजा किसने था? कवि श्यामल दास ने खोजा था। कब? 1887 से श्यामल दास से 87 से श्यामल दास से 87। पढ़ने वाला इस भंडार को पढ़ेगा। डी.आर. भंडारकर नाम से व्यक्ति थे। उसके बाद हमने पढ़ा है डी.आर. भंडारकर हो गया, कवि श्यामल दास हो गया। श्यामल दास की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर विनोद नाम की पुस्तक है। श्यामल दास से सज्जन सिंह के दरबारी हुए हैं। 1836 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर कहीं ना कहीं इनका जन्म हुआ है। फिर हमने पढ़ा है कि सज्जन सिंह ने इन्हें 2 उपाधि दी है, कविराज और महामहोपाध्याय। कविराज और महामहोपाध्याय की उपाधि दी है। ब्रिटिश सरकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें उपाधि देती है, केसरे हिंद नाम की उपाधि देती है। इधर आपने पढ़ा है कि कविराज श्यामल दास ने 2 व्यक्तियों के बारे में वर्णन दिया है, एक विजय सिंह, एक कुंभा के बारे में। विजय सिंह जी मारवाड़ के राजा हुए हैं, जिन्हें क्या कहा है? मारवाड़ का जहांगीर व जहांगीर का नमूना कहा है। उनकी पासवान जो गुलाब राय थी उनके बारे में भी इन्होंने कथन कहा है। बसंतगढ़ शिलालेख को हमने पढ़ा है, स्थान बसंतगढ़ सिरोही से मिला है, मंदिर से मिला है खिम्मल माता सेमकरी मंदिर। ये रहा देखो। समय ध्यान रखना 682 ईसा पूर्व का है। शब्द ध्यान रखना राजस्थाना द्वितीय शब्द है। उल्लेख एक मेवाड़ के राजा शिलादित्य का उल्लेख है, ध्यान रखना। अन्य उल्लेख में वर्मलाट का है जिसे व्याघ्रमुख भी कहा गया है। वंश ध्यान रखना चाप वंश, चापोत्कट या चावड़ा वंश से राजा हुए हैं वर्मलाट जी। अब देखो वर्मलाट राजा कौन से वंश का है? चावड़ा वंश का है। चावड़ा वंश, या फिर इस शिलालेख में सामंत का वर्णन है कि वर्मलाट का सामंत रजिल, रजिल के पिता वज्रभट्ट, और वज्रभट्ट को सत्याश्रम भी कहा गया है। आपको पता है वर्मलाट के भी एक नाम है व्याघ्रमुख, तो क्यों ने वज्रभट्ट का भी उपनाम होगा? तो वो है सत्याश्रम। अब इनकी राजधानी भीनमाल रह चुकी है। भीनमाल का नाम सिरीमाल है। हवेनसांग सियूकी में ये क्या लिखता है बताओ? हवेनसांग यहां पर ध्यान रखना 641 एडी के अंदर आया था, यानी ईस्वी के अंदर आया था, और ये नाम इन्होंने दिया था। इसके बाद हमने कौन सा पॉइंट पढ़ लिया था? भीनमाल के बाद भीनमाल दिमाग माइंड में रखना। भीनमाल के 2 नाम। भीनमाल 2 क्षेत्रों की राजधानी रही है, 2 वंशों की राजधानी रही है। भीनमाल में 2 व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। यहां भीनमाल को सिरीमाल कहा गया, बिजोलिया शिलालेख भीलवाड़ा 1170 में, और पीलो मोलो कहा था सियूकी के अंदर, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमने देखा है कि 2 की राजधानी रही है चावड़ा वंश और प्रतिहारों की। प्रतिहारों को बाद में गुज्जर प्रतिहार के नाम से भी जाना गया था। 2 व्यक्तियों के नाम है, दोनों के दोनों गुप्तकालीन नाम है। एक तो कवि माघ नाम से है, वो लेखक है। एक ब्रह्मगुप्त नाम से है जो कि हमारे पास में वैज्ञानिक है। कवि माघ का उपनाम हमें मिलता है राजस्थान का वाल्मीकि, तो ब्रह्मगुप्त का भी एक नाम मिलता है, भारत का न्यूटन कहा गया उसे। इनकी किताब है शिशुपाल वध नाम से, और इनकी पुस्तकें जो है वो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, जो कि अरब देश में अल सिद्ध हिद के नाम से अनुवाद हो गई थी,
और एक खंड खाद्यक नाम की किताब है जो अल अरकद के नाम से हो गई थी अनुवाद में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आपको यदि क्लास अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर सूचित करना।